हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के जो बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट के बाद की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग से। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? ध्यान से देखो, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब दो टाइप की सिस्टम है अकाउंटिंग की। एक है डबल एंट्री सिस्टम एंड दूसरी है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है और सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन के सिर्फ एक हिस्से को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री में ट्रांजैक्शन के सिर्फ एक हिस्से को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब देखते हैं कि क्या कहता है ये कहता है देखो, डबल एंट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। याद रखना है, डबल एंट्री किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट पे, जो कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। दो इफेक्ट होंगे, रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट, एक बेनिफिट रिसीव कर रहे हो तो दूसरा बेनिफिट क्या कर रहे हो? दे रहे हो। ठीक है, इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें दो या उससे ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेसेज इन दी लेजर। लेजर मतलब होता है कि ये एक, जैसे तुम्हारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तुम अलग कापियाँ रखते हो या डिफरेंट टॉपिक्स को तुम डिफरेंट पेजेस पे लिखते हो, तो ऐसे ही लेजर होता है जिसमें हम जो क्लासिफिकेशन, जो डेफिनेशन तुमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसकी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उन क्लासिफिकेशंस के लिए लेजर हो। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एवरी डेबिट मस्ट हैव कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये उस चीज़ को फॉलो करता है। सो वन अकाउंट डेबिट होगा इस हिसाब से और दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली है कि डबल एंट्री जो होती है वो एक कंप्लीट सिस्टम होती है क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऑलराइट, द सिस्टम इज एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल। ठीक है ना, फ्रॉड्स और मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। अरिथमेटिक इनएक्यूरेसीज भी इसमें जो है ना, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते वक्त चेक किया जा सकता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को भी। सिस्टम ऑफ डबल एंट्री कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात ध्यान रखनी है, बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग मेंटेन कर सकती है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में सीख लो। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहली बात तो ये बुराई से शुरू की हमने कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है ना, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं तो कंप्लीट नहीं होगा। जब हम दोनों को कर लेंगे तो क्लोज कर देंगे ना, इसको हम एक को करते हैं, एक को खुला छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है। टू फोल्ड इफेक्ट ये कंप्लीट, टू फोल्ड इफेक्ट ये रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक, सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन किया जाता है इस सिस्टम में। पर्सनल अकाउंट यानी पर्सन के अकाउंट और कैश बुक को ही मेंटेन किया जाता है इस सिस्टम में। इसलिए दिस इज नॉट अ सिस्टम बट अ लैक ऑफ सिस्टम। याद रखना है, दिस इज नॉट अ सिस्टम, दिस इज अ लैक ऑफ सिस्टम एज नो यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन्ड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, डबल एंट्री में यूनिफॉर्मिटी होती है बॉस। कुछ ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है और किस में दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दी जाते हैं। भाई ये आधा तीतर आधा बटेर है, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। ठीक है ना, कंफ्यूज्ड है ये सिस्टम। क्या है? एक कंफ्यूज्ड सिस्टम है, अनसिस्टमेटिक है, सो नॉट रिलायबल, बट ये फॉलो किए जाते हैं स्मॉल बिजनेस फर्म्स बिकॉज ये सिंपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मर्जी कहीं पर भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, अपना एक किताब निकालो, एक कॉपी लिखो, कॉपी पे सबके हिसाब किताब लिख के अपना रख लो। दिस सिस्टम इज देयर। तो तुमने क्या पढ़ा? सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे, अब पढ़ोगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। सो रिकॉग्निशन और कॉस्ट के हिसाब से इसको आप दो अप्रोचेस में बांट सकते हो। पहला है कैश बेसिस और दूसरा है क्या? अक्रूवल बेसिस। पहला है कैश बेसिस बच्चों और दूसरा क्या है? अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जब वो कैश रियलाइज हो जाता है ना तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
जो कैश रियलाइज हो जाए तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश रियलाइज जब तक नहीं होता उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अक्रूवल बेसिस में क्या है कि चाहे कैश रियलाइज किया हो, कैश मिले हो या कैश पेमेंट करे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है ट्रांजैक्शन से। अगर ट्रांजैक्शन हो गया है, चाहे कैश बाद में भी मिलेगा, पेमेंट बाद में भी आएगी, तब भी आप रिकॉर्ड करोगे, उसको हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कैश में क्या है, एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसिव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम्स ड्यू, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, कृपया करके एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है, इग्नोर नहीं करेंगे। आप इग्नोर करेंगे, आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके मार्क्स को दूसरे बच्चों के मार्क्स से आगे ले जाती हैं, जो आपकी नॉलेज को दूसरे बच्चों की नॉलेज से आगे ले जाती हैं, वो छोटी छोटी बातें ही होती हैं। ये जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स को आप इग्नोर कर देते हो। बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो देखने के चक्कर में इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको अरे यार तो थियरी हटाओ यार, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है ना, ऐसा ना करें। अगर आपको अच्छे से अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज बेसिक्स ही है उसका, तो उस बेसिक्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। एक एग्जांपल मैंने कहा कि अगर ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 इज पेड इन जनवरी 2023, इसको रिकॉर्ड कब करना है, ओनली इन जनवरी 2023। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जनवरी वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनवरी बट इन अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में अगर पेमेंट मिलता है तो आप कैश बेसिस कहते हैं कि जब पैसे मिले तो रिकॉर्ड करो। तो ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये सिस्टम मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, इनकम्पैटिबल है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। सिंपल है लेकिन इनएप्रोप्रिएट है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ मनी, यानी कितने पैसे आए और कितने पैसे खर्च किए, उसके बेसिस पे प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होता है, ठीक है ना, फॉर द गिवन पीरियड rather than on happening of the transactions। तो हाँ, ट्रांजेक्शन्स के हैपनिंग पे नहीं, क्या रिसिप्ट्स और क्या डिसबर्समेंट मनी के होंगे उस पर ये होता है, प्रॉफिट आप। तो गिवन पीरियड में जो आपके डिसबर्समेंट हैं या जो रिसिप्ट्स हैं उसका जो डिफरेंस होता है, डिसबर्समेंट मतलब जो पेमेंट्स हैं और जो रिसिप्ट्स होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। और ये पीरियड पे बेस्ड होता है, ना कि ट्रांजेक्शन्स के हैपनिंग पे, कि ट्रांजेक्शन्स हुआ या नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन्स तो होने ही चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि कैश में ही हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी ये ट्रांजेक्शन्स हुए, चाहे कैश में हुए, क्रेडिट में हुए, चाहे आपको पेमेंट की लायबिलिटी बनी है, चाहे पेमेंट आप रिसीव करोगे फ्यूचर में जा करके, तो इन सब के बेसिस पे जाकर के प्रॉफिट जो है डिटरमिन होता है, सिर्फ मनी या सिर्फ कैश से नहीं। एक्रूअल बेसिस में देखेंगे क्या होता है, बॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस है। एक्चुअली अकाउंटिंग जो चलती है ना, जो बिजनेस को भी व्यापार चलता है, वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ही चलता है, या एक्रूअल सिस्टम पर ही चलता है, सिर्फ कैश पे नहीं चलता। छोटे छोटे व्यापार कैश पे चलते हैं, कुछ एक व्यापार कैश पे चलते हैं, ज़्यादातर व्यापार जो एक्रूअल सिस्टम पर ही चलता है। तो एक्रूअल का मतलब रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रादर देन व्हेन दे आर पेड। तो यहाँ मैंने बोला रिकॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, उसकी बात हम करते हैं। डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द रिसिप्ट्स ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। ये दो बातें हैं, रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव कैश, ये दोनों ही चीज़ें होंगी, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। पेमेंट ऑफ कैश हो या लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश हो, ये सिचुएशन भी हो, यानी कि आपने खरीदा है, परचेज करा, उधार परचेज करा है, तो उसका भी रिकॉर्ड आप करोगे। तो इस सिस्टम में मॉनेटरी इफेक्ट है, जो मॉनेटरी इफेक्ट है ट्रांजैक्शन का, इसको अकाउंट में लेना है पीरियड में, ठीक है ना। दे आर अर्न रादर देन इन द पीरियड इन विच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड बाय द एंटरप्राइज। तो अर्न कब किया, यानी रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की बात करें, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करें, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू और रिलेशन देयर टू। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आर मैच्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आर मैच्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तीसरी चीज़ जो आज की हम पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। जितना मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको उतनी ही चीज़ें आएंगी, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या होता है? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। रिकॉग्निशन किसी भी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की, जिसका कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जिसको कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालते हो, उसको रिकॉग्नाइज करना, मेजर करना, ट्रीट करना, प्रेजेंट करना और डिस्क्लोज करना, ये सब चीज़ों के ऊपर जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनती है हम उसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। यानी किस तरीके से आप इन चीज़ों को अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे, ट्रीट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग डिस्क्लोजर होगा, इस सब के ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रेम होती है, बनाई जाती है, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करती है। और ये ज़रूरी होता है यूनिफॉर्मिटी के लिए, आपके देश के अंदर जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हों वो एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक समान तरीके से हों, ताकि कंपैरेबल हो, ताकि सरकार के लिए या जितने भी एजेंसीज हैं या जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं वो उसको सही तरीके से कैलकुलेट या उससे इन्फरेंस ड्रॉ कर सकें, उनसे मतलब निकाल सकें। तो अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय द ICAI, क्या कहा मैंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट होता है, इसमें कोई गलती नहीं होती, जो होता है एवरीवन हैज़ टू फॉलो इट। प्रोफेशनल बॉडी अकाउंटिंग का आपकी कंट्री में, तो ऑब्जेक्टिव क्या होती है? इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, जैसा मैंने अभी भी बोला, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी लाना, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का जो कंपेरेबिलिटी है वो एलिमिनेट हो जाए। यानी नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉन कंपेरेबिलिटी एलिमिनेट हो जाए, यानी कंपेरेबल हो, फॉर इन्हांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिलायबल होएगी। दूसरी चीज क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तीन बातों को याद रखना है। दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स, किस चीज़ की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और तीसरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा टू क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अकाउंटिंग की क्रेडिबिलिटी को या अकाउंटिंग डेटा की विश्वसनीयता को इम्प्रूव करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कंपैरेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपैरेबिलिटी को इन्हांस करती है, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर एंटरप्राइजेज हो। तो ये काफ़ी मतलब इफेक्टिव होते हैं और किसी भी फर्म के परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको मैंने यहाँ पर 4 बुलेट्स के अंदर इसके नीड्स को आइडेंटिफाई किया है। पहला, इट एक्सटेंड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ओनली इफ इट पोसेसेस यूनिफॉर्मिटी एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है, वैल्यूएशन नॉर्म्स हो सकते हैं, है ना, विच मे बी यूज बाई एनी बिजनेस एंटिटी। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया गया उस हिसाब से हो, ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हो सकता है किसी चीज़ का। वैल्यूएशन नॉर्म में कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करती है? स्कोप ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव्स विच फुलफिल द बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जरूरी होती हैं, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फैसिलिटेट करती है, यानी प्रसर देती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट क्या हैं दोस्तों? बेनिफिट्स देख लेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करती है एलिमिनेटिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वेरिएशन एलिमिनेट करेगा। दूसरा, डिस्क्लोजर, कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ बट सच इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। अकाउंटिंग दे फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। तो आप देखोगे सर कि जो बेनिफिट्स हैं या जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, है ना, नीड बताया है, उसमें और बेनिफिट में काफ़ी सिमिलैरिटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लर्न करके पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है और उसको दिमाग में सेट करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई। तो जो डिफरेंट अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सामने स्टैंडर्ड होता है तो आप स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है उसको आप फॉलो करेंगे, थोड़ा दिक्कत होता है ना, क्योंकि कोई दूसरा उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको वैल्यू नहीं करेगा या आपका डेटा रिलायबल नहीं होगा उसकी नज़रों में। ये एक प्रॉब्लम है। रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
तो ये देखो कोई नियम बना दिया, रूल बना दिया का मतलब ही है कि यार ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, जो है सो है, ऐसे ही तुमको करना पड़ेगा, इसी तरीके से काम होगा। कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, किसी भी कानून को के ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई कानून, स्टैट्यूट का मतलब होता है कोई एक्ट, कोई लॉ, ठीक है, तो उस स्टैट्यूट के ऊपर नहीं जा सकता, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक। इसलिए जो प्रिवेलिंग स्टैट्यूट है यानी कि लॉ है, टाइपिंग एरर है, जो स्टैट्यूट है, जो लॉ है, उसके हिसाब के अंदर ही, उसके अंदर ही इसको फ्रेम किया जा सकता है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने लिखा है यहाँ पर 1 कंट्री 1 टैक्स, एक देश एक टैक्स। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। जीएसटी क्या होता है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। तो जीएसटी के बारे में बड़ी कहानी सुनी है। तो जुलाई में 2017 में ये जो है अप्लाई किया गया था। और ये एक ऐसा एक्ट है जो 12 बजे रात में सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई थी और इसको पास किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी में आपको नहीं जाना है, कभी गूगल करेंगे आप तो आपको कहानी मिल जाएगी। उस समय आपके देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर वो अरुण जेटली थे और ये बहुत बड़ी बात हुई थी 2017 में। जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या याद रखना है, 2 बातें कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यही सब क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाई जाती हैं। इट इज़ प्रपोज टू बी लेवीड एट ऑल स्टेजेस, है ना, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू फाइनल कंजम्पशन। और हर बारी क्या है, टैक्स का क्रेडिट आपको मिलता जाएगा। प्रीवियस स्टेज में जो टैक्स आपने दे दिए उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, आप आगे टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, अपना जो टैक्स आपने पे किया वो रख लेंगे और फिर सरकार को जमा करा देंगे। इस तरीके से चलता चलेगा, यानी हर स्टेज पे टैक्सेशन होगा, हर स्टेज पे जीएसटी होगी, हर स्टेज पे, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और सेलिंग तक, लास्ट में जो कंज्यूमर तक जाएगा उस हर स्टेज पे जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो मान लो एक ऐसे, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये मिस्टर ए है, ये ना कोई चीज़ बनाता है, मान लो पेंसिल बनाता है, ही प्रोड्यूसेस पेंसिल। मिस्टर ए बेचता है मिस्टर बी को, जो एक होलसेलर है, इसको बेचता है। तो मिस्टर ए जो है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा किससे, मिस्टर बी से करेगा। अब मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर सी को बेचता है, जो कि एक रिटेलर है। क्या कहा मैंने, मिस्टर ए पेंसिल मैन्युफैक्चरर है, ये पेंसिल बेचता है मिस्टर बी को। फिर मिस्टर बी एक होलसेलर है, वो उस पेंसिल को बेच देता है मिस्टर सी को, जो कि एक रिटेलर है। और मिस्टर सी जो कि रिटेलर है वो कंज्यूमर को बेच देता है, कंज्यूमर को भी वो डी हो, ठीक है। अब कैसे जीएसटी चलेगा वो देखो, जीएसटी जो है मिस्टर बी ने इससे कलेक्ट किया, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से जीएसटी कलेक्ट किया और मिस्टर बी ने मिस्टर सी से जीएसटी कलेक्ट किया और मिस्टर सी ने कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट कर लिया। तो कितनी जगह जीएसटी कलेक्शन हुआ, 3 जगह हुआ, तो 3 गुना जीएसटी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसने जो जीएसटी कलेक्ट किया मिस्टर बी से, इसको सामान्य भाषा में समझो, मिस्टर ए ने जो जीएसटी कलेक्ट किया मिस्टर बी से, फिर मिस्टर बी ने जो भी जीएसटी मिस्टर ए को दिया हुआ था, है ना, और मिस्टर ए मिस्टर सी को जब बेचेगा तो उसकी एक प्राइस होएगी जो मिस्टर ए से खरीदी गई प्राइस से ज़्यादा होएगी, तो उस पर वो जीएसटी कलेक्ट करेगा मिस्टर सी से। अब जीएसटी आ गया, इसने जो जीएसटी इसको दी थी उसको ये अपने पास रख लेगा। इस जीएसटी का इसे क्रेडिट मिला है, वो जीएसटी अपना निकाल लेगा जो इसने पे किया और बाकी जो बचेगा वो सरकार को पे कर देगा। फिर मिस्टर सी ने मिस्टर डी से जीएसटी लिया, तो मिस्टर सी क्या करेगा, ये जो रिटेलर है इसने जो जीएसटी होलसेलर को दी है वो जीएसटी पहले इसमें से अपना निकाल लेगा, रख लेगा साइड में, और जो बचेगा वो सरकार को दे देगा। यानी फाइनली जीएसटी किसको देना पड़ रहा है, कंज्यूमर को देना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि हर स्टेज पे होता है और कंज्यूमर फाइनली जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करता है उसको जीएसटी पे करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लिखा विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल एज सेट ऑफ।
नट सेल में कहें, यानी कि अगर आप इसको सारांश कहें, छोटे में बोले, तो ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्सेस टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। बस सिंपल सी बात है कि जो जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है वही टैक्स होती है, और बर्डन ऑफ टैक्स फाइनली किसके ऊपर जाता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जाता है। इसका डुअल एस्पेक्ट होता है जीएसटी का, एक होता है सेंटर और दूसरा होता है स्टेट, साइमल्टेनियसली लिविंग ऑन अ कॉमन टैक्स बेस। तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जीएसटी के सर, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। समझ में आ रही है बात? कौन कौन से होते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्या होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, 3 कंपोनेंट। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्सेस कलेक्टेड अंडर सीजीएसटी, इसमें सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होएगा, जो स्टेट मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो स्टेट गवर्नमेंट की जो है रेवेन्यू होती है, स्टेट गवर्नमेंट की कमाई होती है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कहा कि रमेश एक डीलर है पंजाब में, वो गुड्स बेचता है सीमा जो कि पंजाब में है 10,000 का। अगर जीएसटी रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी हो गया, 9% एसजीएसटी हो गया। सरकारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, दोनों ने इस टैक्स को आपस में 9% 50-50% बांट लिया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी 900 रुपये मिलेंगे। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। आईजीएसटी हो गया, ये इंटर स्टेट जब होता है ना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होती है, उसमें आईजीएसटी अप्लाई होता है। इंटर स्टेट का मतलब 2 स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी कि एम ऑफ मद्रास सोल्ड गुड्स टू सी ऑफ कोयम्बटूर, तो यहाँ 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, केरला और तमिलनाडु, तो यहाँ पर आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट होगा। अगर विद इन द स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, और अगर अक्रॉस द स्टेट होगा तो आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट होगा। और आईजीएसटी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा हिस्सा होता है और स्टेट गवर्नमेंट का आधा हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। देखो वहाँ मैंने लिखा आईजीएसटी इज चार्ज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर आईजीएसटी, तो इंपोर्ट अगर करते हो वो भी आईजीएसटी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एग्जांपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख लो, यानी इसके फीचर्स को देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स को देख लो। तो जीएसटी कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ है, पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंड कंज्यूमर। कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड collection on both goods and services at the same rate with the benefit of input tax credit और subtraction of value। जैसे मैंने आपको कहा कि इनपुट क्रेडिट मिलता है, यानी कि अगर मान लो मैंने बताया ही है मैंने वैसे भी, तो अगर मैंने टैक्स पे कर दिया है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं होलसेलर हूँ, मैंने टैक्स पे कर दिया है मैन्युफैक्चरर को, और फिर मैं आगे रिटेलर को बेचता हूँ, तो मैं उससे वो टैक्स वसूल लूँगा और अपना मैं जो मैंने पे किया था वो मैं रिकवर कर लूँगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद रखना है, बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी को कहते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2, तो 2 से ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स नहीं हो सकते। देयर इज़ नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, वट एवर, ये सब कुछ नहीं लागू होगा। कोई मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल्स टैक्स, एंट्री, ये सब कुछ भी नहीं है, सारा कुछ खत्म, ठीक है ना। नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स है। अब थोड़े से एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज रिजल्टेड इन द एबोलिशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्स, यू नो। जीएसटी वाइडन्स द टैक्स बेस, इंक्रीज रेवेन्यू टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसने कंप्लायंस कॉस्ट भी कम कर दिया, वॉलंटरी कंप्लायंस हो गई है। इसने रेट्स ऑफ टैक्स मैक्सिमम ऑफ 2 फ्लोर रेट्स लगाए हैं, 2 फ्लोर रेट। ज़्यादा आप इसमें डिटेल में मत जाइए बच्चों, इतना नहीं आपको पढ़ना है। जीएसटी हैज़ रिमूव्ड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 2, 3, 4, 5 आपको पढ़ लेने हैं, याद रखना है, और इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है कि लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ, डाल देता हूँ। सो इट विल इवेंचुअली प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इट इज़ अ न्यूट्रल टू बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस मॉडल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस।
So it may extend to competitive edge in international market for goods and services produced in the country leading to increased exports. क्योंकि सस्ती हो जाएगी ना, अगर सिंगल रेट अप्लाई होगा तो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा गुड्स आपका। मल्टीपल स्टेज पे अगर मल्टीपल टैक्स हो जाता है तो गुड्स के जो दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो प्राइस भी उसका बढ़ जाएगा, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में ल्यूक्रेटिव नहीं रहेगा, आपका जो गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, तो एक्सपोर्ट्स की संभावना कम होगी, और एक्सपोर्ट्स की संभावना कम होगी तो फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा और आपकी जीडीपी कैसे बढ़ेगी, ठीक है, कमाई कैसे बढ़ेगी। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है चैप्टर 2 है, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, सारी बातें ख़त्म कर दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं आपको। आप खूब अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। विद्वान होने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, है ना, वो तो फिर अनलिमिटेड है, कुछ भी करो। बट एज फार एज योर क्लास 11th सिलेबस इज कंसर्न्ड, NCERT बेस्ड CBSE syllabus is concerned, NCERT based CBSE syllabus is concerned, that has been fully covered, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।